नमस्कार दोस्तों, जियोलॉजी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोग एज ऑफ द अर्थ के बारे में डिस्कशन शुरू किए थे, ठीक है। एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस हिस्टोरिकल मेथड्स जिनसे हम लोगों ने अर्थ की एज को एस्टिमेट किया था। सो लास्ट मेथड में हम लोगों ने बताया था कि वो भी जो भी हिस्टोरिकल मेथड्स थे, दे वर ऑल बेस्ड ऑन द सम ऑब्जर्वेशंस, ओके, ऑब्जर्वेशंस एंड इन्फरेंसेस। सो उनमें से जो भी हमारे अर्थ की एज एस्टिमेट की गई थी उसमें और जो साइंटिफिक तरीके से इस्टेब्लिश्ड एज है, उस दोनों में काफ़ी इनकन्सिस्टेंसीज थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि हिस्टोरिकल मेथड्स वाले एज जो थे उसको डिस्कार्ड कर दिया गया था। तो हम लोगों ने थोड़ा सा फ़नी वे में ये भी समझा था कि ये जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग है, ये हमारा बाहुबली टाइप का प्रूफ हुआ। क्यों? क्योंकि बाहुबली इसलिए हम मैंने इसको बोला था कि ये जो आया इसने सारे डाउट्स को दूर कर दिया, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा करेक्ट कह लीजिए या प्रिसाइज एज जो हमारा जिस मेथड की वजह से मिला वो हमारा रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड था। तो चलिए आज हम लोग इसी मेथड के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। दोस्तों, रेडियोमेट्रिक डेटिंग को समझने से पहले हम लोग ब्रीफली रेडियो एक्टिविटी को समझ लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा और आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि 11th-12th क्लास की बुक में जहाँ पर भी ये रेडियो एक्टिविटी दिया हुआ है, आप वहाँ उस बुक से भी इसको रेफ़र कर लीजिए या फिर रिवाइज कर लीजिए 5-10 मिनट में, ठीक है। तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए इस पर आते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि नेचर में कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं और उसमें थोड़ा सा डीके होता है। डीके यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा रेज का एमिशन होता है, उसके बाद वो क्या होता है, वो स्टेबल आइसोटोप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो होता है एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा होता है। इस वजह से वो उस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो को बैलेंस करने के लिए ये डिसइंटीग्रेट होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए कोई एक आइसोटोप है यू, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो डिसइंटीग्रेट हो गया और वो डिसइंटीग्रेट होके किस में बना? एक मान के चलिए कि एक आइसोटोप में बन गया, वो पी में बन गया, ठीक है। तो यहाँ जो यू है वो हमारा क्या है? पेरेंट आइसोटोप है। यू हमारा पेरेंट आइसोटोप है और जो पी हमारा है वो डॉटर प्रोडक्ट है। आगे चल के आप समझेंगे कि ये जो मैंने यू लिया है ये बेसिकली मैंने यूरेनियम के लिए लिया है और ये जो पी लिया है ये मैंने लेड के लिए लिया है, ठीक है, क्योंकि लेड का सिंबल क्या होता है? हमारा पीबी होता है, ठीक है। तो अब ये जान लीजिए कि ये जो आइसोटोप्स डीके होते हैं, अब ये इनके डीके में इनका हाफ लाइफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये हाफ लाइफ क्या होता है? अब जैसे कि मान लीजिए कि हाइपोथेटिकली इमेजिन कर लीजिए कोई एक रॉक है जिसमें मान लीजिए यूरेनियम के ही 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो कितने टाइम में वो डीके होके 50 मॉलिक्यूल्स ही बच जाएगा, वो उसका हाफ लाइफ होता है, ठीक। और इसका जो बाकी के जो 50 बचेंगे, फिर उतना ही हाफ लाइफ में 25, उतने ही हाफ लाइफ का टाइम लगेगा 25 होने में, फिर उसी तरीके से 25 से 12.5 होने में। तो ये एक हमारा लॉगरिथमिक जो है वो ग्राफ देते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब जैसे कि ये मान लीजिए टाइम है और ये रेडियो एक्टिव कंसंट्रेशन है, तो ये ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो इस टाइप का हमको ग्राफ मिलता है, यानी कि इन्फिनिट टाइम लगेगा कंप्लीटली उसको डीके होने में, ठीक है। और फिर हम लोग रेडियो एक्टिव एज कैसे मेजर करते हैं? हम लोग जो भी डॉटर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, मान लीजिए ये जो यूरेनियम है वो जो लेड में कन्वर्ट हुआ है, हम लोग इसकी क्वांटिटी को मेजर कर लेते हैं। क्वांटिटी मेजर करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उनमें से किसी से भी हम लोग क्वांटिटी या कंसंट्रेशन मेजर कर लेते हैं और इस सिंपल से फॉर्मूले में हम लोग उसको पुट कर देते हैं, जिससे कि हमको एज ऑफ द रॉक या फिर एज ऑफ कोई भी जो रेडियो एक्टिव सैंपल है वो मिल जाता है। तो ये फॉर्मूला क्या है कि हाफ लाइफ, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इस लॉगरिथमिक टर्म का। यहाँ पर ये एन डी हमारा क्या है? नंबर ऑफ डॉटर एलिमेंट्स। ये जो डॉटर एलिमेंट्स यहाँ पर हमारा लेड हो जाएगा, ठीक है। और ये एन पी हमारा क्या है? नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट। यहाँ पर एन पी हमारा क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। तो ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था रेडियो एक्टिविटी का और ये इक्वेशन था जिसकी वजह से हम लोग एज डिटरमाइन करते हैं। दोस्तों, आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि उन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की जिसकी वजह से हम लोग रॉक्स की डेटिंग करते हैं, ठीक है। और रॉक्स की डेटिंग करने के बाद हम लोग ये इन्फरेंस निकालते हैं कि जो भी एज हमारी रॉक की है वही एज हमारी अर्थ की है, तो या अप्रॉक्सीमेटली उसी रेंज की एज आएगी। तो इसके लिए हम लोग कौन कौन से आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं? एक हम लोग यूरेनियम का कॉमनली यूज़ करते हैं, दूसरा हम लोग पोटेशियम 40 का यूज़ करते हैं और तीसरा रुबिडियम 87 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो यूरेनियम है ये हमारा डीके होकर इसका जो अल्टीमेट या स्टेबल प्रोडक्ट वो हमारा क्या होता है? लेड 206 होता है। ये पोटेशियम है, ये आर्गन 40 में जब डीके हो जाता है तो ये स्टेबल आइसोटोप हो जाता है। इसी तरीके से जब रुबिडियम हमारा वो स्ट्रॉन्सियम में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारा स्टेबल हो जाता है। तो इन सब की हाफ लाइफ यहाँ पर दी हुई, जैसे कि यूरेनियम की 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, फिर आपकी पोटेशियम की क्या है
11.9 या अप्रॉक्सीमेटली 12 बिलियन ईयर्स आप कह सकते हैं। इसी तरीके से रुबिडियम की क्या है, रुबिडियम 87 की हाफ लाइफ क्या है, ये हमारा 47 बिलियन ईयर्स अगो है। ठीक है, तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस फिगर में, मतलब फिगर इन द सेंस कि जैसे ये मान लीजिए 4.5 बिलियन ईयर्स है, ये 12 बिलियन ईयर्स है और ये 47 बिलियन ईयर्स है, तो हम लोग इतनी रेंज की जो भी एज होगा वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं इन मेथड्स को यूज करके। ठीक है, तो ये जो हमारा यूरेनियम है, अब मान के चलिए कि किसी रॉक में अगर हमको जिरकन मिल रहा है और स्फीन मिल रहा है, तो जिरकन और स्फीन में ये हमारा एलिमेंट यूरेनियम होता है, तो उसकी डेटिंग करके हम लोग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो के अप्रॉक्सीमेट एज डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से माइका में हमको पोटेशियम मिलता है, तो उसमें पोटेशियम 40 वाला जो भी आइसोटोप रहेगा उसके बेसिस पर हम लोग 12 बिलियन ईयर्स अगो तक की रॉक्स को डेट कर सकते हैं। और रुबिडियम स्ट्रॉन्सियम जिसका मेटामॉर्फिक रॉक्स में काफ़ी यूज होता है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स की डेटिंग के लिए हम लोग रुबिडियम स्ट्रॉन्सियम मेथड की यूज करते हैं जनरली, तो ये हमारा 47 बिलियन ईयर्स तक देता है। अब तक दोस्तों हम लोगों ने जो भी सबसे ओल्डेस्ट रॉक डेट किया उसका एज अप्रॉक्सीमेटली 3.5 टू 4 बिलियन आप कह सकते हो। ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया से पाया गया था और जिरकन था, जिरकन मिनरल को डेट करके पाया गया था। अपने इंडिया में भी 3.5 बिलियन ईयर्स एगो तक ओल्ड रॉक्स पाई गई हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे आप लोगों में से लोगों ने ये पढ़ा होगा कि बचपन में कि कार्बन 14 जो है वो भी हमारा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन फिर उसका यूज हम लोग क्यों नहीं करते हैं रॉक्स की डेटिंग के लिए, जबकि आर्कियोलॉजिकल डेटिंग्स के लिए हम लोग खूब भर भर के यूज करते हैं। इनफैक्ट हम लोग आर्कियोलॉजिकल जो भी मटेरियल मिलते हैं उनकी डेटिंग के लिए हम लोग कार्बन 14 का ही यूज करते हैं। आप लोगों ने एनसीईआरटीज़ में भी पढ़ा होगा। तो इसका यूज हम लोग रॉक्स की एज डिटर्मिनेशन के लिए इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका जो हाफ लाइफ है वो क्या है कि हमारा 5500 ईयर्स ओनली है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत होगा, इस रेंज का जो भी एज होगा उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा पुराने के यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग मिलियंस और बिलियंस ईयर्स के लिए इसका यूज नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम लोग कार्बन 14 का यूज रॉक्स की एज डिटर्मिनेशन के लिए नहीं करते। तो ये था मित्रों हमारा रेडियो एक्टिव मेथड से जो भी हम लोग रॉक्स की डेटिंग करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और इसको स्प्रेड करते रहिए। धन्यवाद।